हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करें लैब डायग्नोसिस। यार देखो, मैंने ना टीबी वाले टॉपिक को 3 हिस्सों में बांटा है। कौन कौन से? पहले पैथोजेनेसिस इंट्रोडक्शन के साथ, सेकेंड नंबर पे लैब डायग्नोसिस, थर्ड नंबर पे ट्रीटमेंट। जिसमें से माइक्रो में पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपसे माइक्रो में कोई पैथो नहीं पूछेगा उतना, आपसे माइक्रो में कोई ट्रीटमेंट नहीं पूछेगा उतना, लेकिन जितना पूछेंगे लैब डायग्नोसिस, क्योंकि माइक्रो इज ऑल अबाउट लैब डायग्नोसिस ना। तो ये आपको आना चाहिए गाइस, प्लीज़ इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, है ना। एक बार कैमरा सही कर लो, थोड़ा कट रहा है, ठीक है। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत करना प्लीज़, ठीक है। चलो शुरू करें, क्या स्टार्ट करें बिना किसी दिक्कत के। तो प्लीज़ ध्यान से सुनना इस लेक्चर को। कोई भी डाउट है मुझसे पूछना, पूरा आपको ऐसे एग्जाम में लिख के आना है, समझ लेना पहले, ठीक है। चलो, तो मुझे पता है जब मैं कोई भी लैब डायग्नोसिस करता हूँ सबसे पहले मुझे स्पेसिमेन कलेक्शन चाहिए, है ना। अगर मैं बात करूँ मोर स्पेसिफिकली पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, जो कि मोर कॉमन है, मैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी की बात नहीं कर रहा, लिम्फ नोड में वगैरह वगैरह, जहाँ पे भी आपके बात करूँ पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस की बात कर रहा हूँ, तो आपके पास एज ऑफ नाउ 2 सैंपल वाली स्कीम है। मतलब 2 सैंपल आपको लेने पड़ेंगे। एक उसी टाइम पे सैंपल जिस टाइम पे वो प्रेजेंट कर रहा है पेशेंट, और एक अर्ली मॉर्निंग सैंपल, ठीक है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। अगर कोई और टीबी है बॉडी में, किसी और ऑर्गन में है, तो डिपेंडिंग अपॉन उस ऑर्गन के हिसाब से स्पेसिमेन बदल जाएगा। बट अब मैं मोर कॉमन को लेके चलूँगा पूरे लेक्चर में, जो कि है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। तो जो अर्ली मॉर्निंग स्पूटम होगा उसको ऐसे नहीं कि कभी, मतलब कोई भी स्पूटम होगा उसको ऐसे नहीं कभी भी ले लो भाई पेशेंट खांसो और जल्दी से दे दो, नहीं ऐसा नहीं। पहली बात, जो आपका रूम होगा वो प्रॉपरली, ऐसा नहीं उसमें बहुत सारे लोग बैठे हो, नहीं, और पूरा वेंटिलेटेड होना चाहिए, हवा क्रॉस होनी चाहिए आराम से, है ना। कुछ रूल्स हैं। और क्या बोल सकते हैं आपसे, जब आप मॉर्निंग स्पूटम लेंगे तो पहले उस पेशेंट से बोलेंगे कि आप पहले कुल्ला कर लो, जिससे कि जो खाना होगा, कुछ भी नॉर्मल फ्लोरा वगैरह कुछ भी खाना पीना होगा रात भर का बचा हुआ, वो हट जाएगा, है ना। और दूसरी बात, जब आप क्या बोलोगे पेशेंट से कि आप 2-3 गहरी सांस लीजिए और उसके बाद डीप चेस्ट से, मतलब खांसी तेज से, वहाँ से स्पूटम निकालिए। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से निकाल दे, नहीं 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 नहीं, हमें डीप चेस्ट से पूरा स्पूटम चाहिए। उसकी क्वालिटी कैसी होनी? थिक एंड विस्कस होनी चाहिए। वाटर स्पेसिमेन कोई यूज़ नहीं है भाई, हमें थिक विस्कस येलोइश कलर का में वो चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी, ओके। चलो, तो ये तो स्पेसिमेन कलेक्शन हो गया, और 2 स्पूटम के सैंपल लेने हैं एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन, और एक मॉर्निंग वाला सैंपल लेना है, शाम हो जाएगा, ठीक है जी। चलो, अब हम बात कर, देखो क्या होता है ना, मैं बहुत सारे इन सैंपल का कल्चर वगैरह लगाऊंगा, बट उससे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डाइजेशन, डिकॉन्टेमिनेशन एंड कंसंट्रेशन। क्या मतलब इन सब का? देखो, जो आपका स्पूटम है बहुत ज़्यादा थिक होगा, तो उसको थोड़ा लिक्विफाई करने के लिए मैं करूँ डाइजेशन करूँगा, है ना, लिक्विफाई, जिससे कि मैं आराम से उसमें, अगर मेरे पास एक प्लेट है उसमें मैं स्टेनिंग वगैरह कर रहा हूँ या किसी तरीके से मैं उसको कर दो, थिक बहुत है तो थिक को पहले लिक्विफाई करना पड़ेगा। और साथ साथ उसमें नॉर्मल फ्लोरा, मुझे चाहिए टीबी वाला बैक्टीरिया, लेकिन नॉर्मल फ्लोरा भी आ गए, तो उन्हें हटाने के लिए डिकंटेमिनेशन भी करना पड़ेगा। साथ ही साथ कंसंट्रेशन भी बढ़ानी पड़ेगी। मान लिया इतना कम कंसंट्रेशन में है टीबी वाला बैक्टीरिया जो पकड़ में नहीं आ रहा, तो किस तरीके से कंसंट्रेशन भी बढ़ जाए, कंसंट्रेशन भी बढ़ जाए, है ना। तो ये टू इंक्रीज यील्ड। चलो, अब मैंने इसके लिए ये सब करने के लिए 2 मेथड है, याद करने पड़ते हैं यार। देखो, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको समझा रहा हूँ, नहीं, मैं जस्ट आपको पढ़ के बता रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, है ना। बट क्या कर सकते हैं, हमें याद करना पड़ेगा। माइक्रो ऐसा ही है। मैंने क्या बोल था स्टार्टिंग ऑफ लेक्चर्स में कि मैं पूरा समझाऊंगा, बट आपको याद भी करना है और समझना भी है। पैरेलल कॉम्बिनेशन रहना चाहिए, मज़ा जब भी आएगा, ठीक है जी। चलो, अब मैंने क्या बोला, पहला इसमें मेथड है ये सब करने का, ये सब करने का आपका पहला है मॉडिफाई पेट्रोफ्स मेथड। कुछ नहीं करना है इसमें। 4% NaOH, यहाँ लिखूँगा इससे, 4% NaOH आपने स्पूटम के साथ मिक्स कर दिया, सेंट्रीफ्यूगेट कर दिया, फिर वो सेडिमेंट करे, वहाँ पे पोटेशियम का बफर, फॉस्फेट का बफर ऐड करा दिया, और बस, है ना। तो आपके ये सारे काम हो गए। ये हम एलजे कल्चर से पहले करते हैं। अभी आप देखोगे एलजे मीडिया वगैरह देखोगे, उससे पहले हम ये करेंगे। हम ये क्यों कर रहे हैं? जिससे कि जो फ्लोरा है वो इनहिबिट हो जाए, जो पस है, जो थिक म्यूकस है, वो थोड़ा लिक्विफाई हो जाए, है ना, और जो कंसंट्रेशन हो जाए, ठीक है। लेकिन इससे बेस्ट क्या है हमारे पास, ये NaLC प्लस 2% NaOH। यहाँ पे कितना NaOH था बताओ? 4%, है ना। अब यहाँ पे कितना होगा? 2%, लेकिन साथ में क्या आ गया? N-एसिटाइल L-सिस्टीन,
ये थोड़ा सा उससे अच्छा है, उससे अच्छा है पहले वाले से, मॉडिफाइड वाले से। कुछ नहीं करना, आपको स्पूटम को मिक्स करना है इसके साथ ही, NaLC के साथ और 2% NaOH के साथ। ये आपका लिक्विफाई कर देगा, ये आपका फ्लोरा को मार देगा, नॉर्मल फ्लोरा को मार देगा, और दोनों अच्छे तरीके से कर देंगे। तो ये हम रिकमेंडेड फॉर ऑटोमेटेड कल्चर सिस्टम हम पढ़ेंगे अभी आगे। मतलब इस मैंने क्या बोला कि आप लोगों को ये स्टेप्स क्यों करने हैं, जिससे कि मैं कल्चर कर सकूँ, स्टेनिंग वगैरह कर सकूँ, तो ये स्टेप करने पड़ते हैं पहले, क्योंकि मुझे वो जो म्यूकस है बहुत थिक है और उसमें बिना मतलब की फ्लोरा भरी पड़ी है ना। तो ये सब काम करने पड़ेंगे मुझको बिफोर कल्चर, बिफोर स्टेनिंग। समझ में आ रहा है क्या? चलो आ जाओ। अब देखो ये सब हो गया, हम करते हैं माइक्रोस्कोपी। जो भी हमारे पास आया, जो भी हमारे पास ये स्पेसिमेन आया और मैंने ये तीनों काम कर लिए उसमें, है ना। और अब मुझे करनी है क्या, स्टेनिंग करते हैं। तो पहला इसमें निकल गया जेडन स्टेनिंग, एसिड फास्ट स्टेनिंग, सब पढ़ाया हुआ है जनरल में, पक्की बात है, ठीक है। रिवाइज कराएंगे आपको, चलो यहाँ रिवाइज कराते हैं एक बार, है ना। मैंने क्या बोला आपसे, 2 बैक्टीरिया हैं आपके, ये मैंने बोला 1 बैक्टीरिया, ये मैंने बोला 2 बैक्टीरिया। मुझे नहीं पता कौन सा बैक्टीरिया है, मुझे मतलब नहीं, 2 बैक्टीरिया हैं, दोनों ही ट्रांसपेरेंट है, मुझे नहीं दिख रहे। तो मैंने पहले एक डाल दिया प्राइमरी स्टेन, जो किस कलर का है, जिसका नाम है कार्बल फ्यूशन, और जो किस कलर का है आपका रेड कलर का। तो दोनों बैक्टीरिया किस कलर के हो गए, रेड कलर के हो गए। और फिर मैंने वहाँ पे हीट दी एज अ मॉर्डेंट कि वो फिक्स हो गए वहाँ पे, ठीक है, प्राइमरी स्टेन फिक्स हो गया। अब इस प्राइमरी स्टेन को हटाने के लिए मैंने डाला यहाँ पे डीकलराइजर, यानी कि H2SO4 डाल दिया, 20% H2SO4 डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ डाल दिया। अब इसमें से क्या हुआ, कुछ ने कलर छोड़ दिया, कुछ ने कलर नहीं छोड़ा। ये कैसे पता लगाएंगे, काउंटर स्टेन डाल के। तो मैंने बोला मैंने काउंटर स्टेन डाला इस कलर का, ब्लू कलर का, तो इस वाले बैक्टीरिया ने काउंटर स्टेन ले लिया, लेकिन जो ये वाला बैक्टीरिया था वो वैसा का वैसा ही रहा, वैसा का वैसा रहा। इसका मतलब ऑन अप्लाइंग 20% H2SO4 इस वाले बैक्टीरिया ने अपना प्राइमरी स्टेन नहीं छोड़ा। मतलब ये रजिस्ट कर रहा है डीकलराइजर को, यानी ये रजिस्ट कर रहा है एसिड को। ये कौन करते हैं, एसिड फास्ट बैक्टीरिया, जिनके पास माइकोलिक एसिड होता है, यानी कि टीबी वाले बैक्टीरिया। यानी कि जो आपको रेड दिखेंगे वो आपके क्या होंगे, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस वाले बैक्टीरिया। क्यों, समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? नहीं आ रहा क्या? आसान है, देखो मैंने पढ़ा रखा है फिर, मतलब समझो, जो लोग प्राइमरी स्टेन को रिटेन कर लेंगे वो रेड कलर के होंगे। वो क्यों रिटेन कर पा रहे हैं, बिकॉज उनके पास हाई अमाउंट ऑफ माइकोलिक एसिड है, जो कि इस डीकलराइजर को काम करने से रोकता है, समझ लो, काम करने से रोकता है ना। तो नॉर्मल लोग तो छोड़ देंगे और ब्लू कलर ले लेंगे, ये वाला ब्लू कलर, बट टीबी वाला बैक्टीरिया ऐसा नहीं करेगा, बिकॉज टीबी वाले बैक्टीरिया के पास बहुत सारा माइकोलिक एसिड है। समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, मैं समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो ऐसा नहीं है कि मुझे यार ब्लू कलर, रेड कलर नहीं दिखा तो लो, रेड मतलब नहीं दिखा, मैंने माइक्रोस्कोप लगाया स्लाइड में, अरे देखो कुछ नहीं है, हटाओ, नेगेटिव रिपोर्ट, कभी नहीं। 10 से 15 मिनट देखोगे और 100 जगह देखोगे ऑयल इमर्जन फील्ड में, ऐसे स्लाइड चेंज कर करके ऑयल ड्रॉप लगा के, माइक्रोस्कोप में देखा होगा आप लोगों ने लाइव में, है ना, ऑयल ड्रॉप लगाते हैं फिर देखते हैं, और 100 इधर 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 स्लाइड चेंज करते 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 फिर देखोगे। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? बहुत गर्मी है यार, है ना। तो जब नेगेटिव बोलोगे, ऐसा नहीं कि बस स्लाइड आई और आपने देखा यार कोई भी रेड नहीं दिख रहा मुझको, है जाओ नेगेटिव, नहीं 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 नहीं, ठीक है। अब यहाँ क्या है, पॉजिटिव रिजल्ट कब बोलोगे, जब आपको रेड कलर के बेसिलाई दिखेंगे, लॉन्ग सिलेंडर बीडिड, मतलब कहीं कहीं पे स्टेन है, कहीं कहीं पे नहीं, छोड़ो, है ना। तो ये अगर मैं आपको दिखाऊं एक फ़ोटो, ये आप देखो, ये देख रहे हो रेड कलर के मिल रहे हैं, ये देख रहे हो रेड रेड रेड, इस तरीके से आपको देखने मिलेंगे, है ना। हाँ समझ में हमको आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एडवांटेज क्या है स्टेनिंग का, बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत सस्ता होता है, और बहुत ही ज़्यादा क्या होगा आपका, ईजी होता है, रैपिड, ईजी एंड चीपर, है ना। लो सेंसिटिविटी है, मतलब इन द सेंस ऐसा समझिए कि कोई बैक्टीरिया मरा हुआ है तब भी दिखा देगा, ये देखो बैक्टीरिया है, भले बैक्टीरिया मरा हुआ था, देखो कैन नॉट डिटरमाइन वायबिलिटी, मतलब कि वायबिलिटी, जिंदा है मरा है बैक्टीरिया वो नहीं पता लगा पा रहे हैं यहाँ पे हम, ठीक है। अब यहाँ पे आप समझिए NTEP गाइडलाइंस ग्रेडिंग करते हैं कि स्पूटम में कितने आपको बैक्टीरिया मिले पर ऑयल इमर्जन फील्ड में, उस हिसाब से मैं ग्रेडिंग करूँगा,
है ना, ग्रेडिंग करूँगा। तो आसान से टेबल है, एक बार लिखोगे याद हो जाएगी, एक बार लिखोगे याद हो जाएगी ना यार। चलो, मैं सिर्फ रिकॉर्डेड वीडियो, एक्चुअली मैं ऐसा पढ़ाता नहीं हूँ, मैं अपना ऑफलाइन जब पढ़ाता हूँ ना बच्चों को, 9th 10th 11th 12th वाले बच्चों, 11th 12th तो मैंने कम कर दिया है काफ़ी, अब टाइम ही नहीं है, 9th 10th तो मैं बहुत इंटरेक्शन करता हूँ। बट ये रिकॉर्डेड वीडियो है, तो गर्मी इतनी पड़ रही है, मैं सिर्फ पढ़ाते पढ़ाते सोचता हूँ जल्दी ख़त्म करूँ। तो आपको ऐसा कहीं भी रियलाइज़ है यार कि मैं थोड़ा वो कुछ फीडबैक आप तरफ से आए, मैं बताना, मैं वो चीज़ इनकॉपरेट कर लूँगा अपनी टीचिंग में, कोई इशू नहीं है, मैं कर सकता हूँ वो चीज़, है ना। मैं जानता हूँ बातें बनाना, मैं करता नहीं यूट्यूब चैनल पर अपने, मैं चाहता हूँ, मैं भाई आप जानते नहीं हो, मैं 10 मिनट पहले 5 मिनट स्टार्टिंग में बहुत बकवास कर सकता हूँ, मैं करता नहीं हूँ बस, ठीक है। चलो आ जाओ, अब मैंने क्या बोला कि नंबर ऑफ एसिड फास्ट बेसिलाई सीन नहीं दिख रहे, और मैंने 100 जगह देखा ऑयल इमर्जन फील्ड में, है ना, 100 बार देखा, तो मैं बोलूँगा ग्रेडिंग 0 और नेगेटिव बोलूँगा 10 से 15 मिनट देखने के बाद, ठीक है। अब मैंने क्या करा, 100 स्क्रीन करी और मुझको कितने मिले, 1 से लेकर 9 मिले पर 100 ऑयल इमर्जन फील्ड में, ठीक है। तो आप बोलोगे थोड़े बहुत हैं स्कैंटी, बट पॉजिटिव तो पॉजिटिव पकड़े तो गए, ठीक है। 10 से 99 मिले आपको पर 100 ऑयल इमर्जन फील्ड, है ना, और आपने कितनी इमर्जन फील्ड देखी, 100, तो आप क्या बोलोगे बताओ, +1। और यहाँ पे पता है क्या दिख रहा है आपको, आपने पर ऑयल इमर्जन फील्ड में आपको 1 से लेके 10 मिल रहे हैं। आप देखिए यहाँ से और यहाँ में डिफरेंस समझिए, यहाँ पे क्या था 10 से लेके 99 तक पर 100 ऑयल इमर्जन फील्ड पर 100, और यहाँ पे क्या है 1 से लेके 10 पर ऑयल इमर्जन फील्ड, तो बड़ा भाई ये हुआ नीचे वाला, है ना। और आपने 50 देखा है, ऐसा 50 मिले आपको, आपने +2 बोल रहा, है ना। और ये पर ऑयल इमर्जन फील्ड में आपने कोई भी ऐसे आपने एक स्लाइड लगाई, ये लगाई पर ऑयल इमर्जन फील्ड, और ये 10 से ज़्यादा हैं, फिर यहाँ लगाए 10 से ज़्यादा हैं, 10 से ज़्यादा हैं, 20 बार, फिर क्या बोलोगे आप, ये +3, ग्रेडिंग कर दी। आपको ये याद करना पड़ेगा भाई, करना पड़ेगा, एग्ज़ाम में लिखना होता है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, लिखना होता है, ठीक है। चलो, अब इसी को मैंने इस वाले टेक्निक को बोलते हैं जर्डन स्टेनिंग, और हॉट टेक्निक भी बोल देते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वाली कोल्ड एसिड फास्ट टेक्निक है, कुछ नहीं है, थोड़ा डिफर है। जैसे वहाँ पे हीटिंग थी, हीटिंग देखा था सेकंड स्टेप, ये हीटिंग, बट यहाँ पे हीट नहीं करते, यहाँ पे हीट नहीं करते। फिनॉल की कंसंट्रेशन कार्बन फिशन में बढ़ा देते हैं, ठीक है, और कार्बन फिशन का टाइम भी बढ़ा देते हैं। मतलब प्राइमरी स्टेन जो है ये, इसमें फिनॉल की कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे, और जो टाइम ड्यूरेशन है वो बढ़ा देंगे, और हीट को हटा देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये आपका किनियॉन्स कहाँ गया, है ना, किनियॉन्स कोल्ड एसिड फास्ट स्टेनिंग, और कुछ भी नहीं है। चलो आ जाओ, अब आ जाओ यहाँ पे लास्ट स्टेनिंग की टेक्निक, जो कि फ्लोरेसेंस है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे हम प्राइमरी स्टेन कौन सा लेंगे, ऑरामाइन फिनॉल सोल्यूशन लिया, 7 से 10 मिनट डाला, फिर मैंने उसके बाद डीकलराइजर डाला, 0.5% एसिड अल्कोहल 2 मिनट के लिए, काउंटर स्टेन डाला 0.1% पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है जी, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा क्या, आ रहा है, ठीक है, 30 सेकंड के लिए, और फिर मैंने उसको फ्लोरोसेंट देखा पीछे, और तो मुझे ये येलो कलर के ब्राइट चीज़ दिख रही है। ये बहुत एक्सपेंसिव है, बट इजी टू, मतलब समझ रहे हो आप, आराम से आपकी आंखों में ब्राइट कलर पड़ रहा है, आप पहचान लोगे कि हाँ यार यहाँ पर ये है, ब्राइट येलो कलर दिख रहा है आपको, पीछे बैकग्राउंड ब्लैक है ना, तो आप पहचान जाओगे फ्लोरोसेंस इमिट हो रहा है। नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बट ये भी टेक्निक होती है, ठीक है। 1 मिनट को, क्या हो गया, ये क्या था, ठीक है, हाँ, है ना। चलो अब आते हैं नेक्स्ट कल्चर मेथड पे। तो हमने पे क्या क्या पढ़ा, आप लोगों को रिवाइज करो जल्दी से, यहाँ पर आओ। पहले मैंने बोला स्पेसिमेन कलेक्शन, है ना, फिर दूसरे नंबर पे मैंने बोला कि उस स्पेसिमेन को थोड़ा सा ना एक प्रोसेस से गुजरना है, डाइजेशन, डिकंटेमिनेशन, और आपका क्या था, कंसंट्रेशन। उसके बाद मैंने करनी है माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी में पहला क्या था, जर्डन स्टेनिंग, फिर उसकी मॉडिफिकेशन किनियॉन्स वाली, और थर्ड वाला फ्लोरोसेंस स्टेनिंग, है ना, फ्लोरोसेंस स्टेनिंग। तो ये तो हो गया स्टेनिंग वाला काम, ठीक है। इसके बाद मैं कल्चर करूँगा, है ना, कल्चर करूँगा। कल्चर में 2 तरीके हो सकते हैं, कन्वेंशनल मतलब जो चले आ रहा है बहुत अरबों, मतलब कुछ सालों से, बहुत पुराने सालों से, ये आराम से ह्यूमनली देखेगा, ऑब्जर्व करेगा, ग्रो कराएगा, टाइम लगेगा, और वो सब हो कन्वेंशनली। और एक होगा मशीन के द्वारा, ऑटोमेटेड, कुछ नहीं करना आपको, बस जाके ट्यूब लगा देनी है और बैठ के देखना है, मशीन अपने आप बता देगी, ठीक है, ऑटोमेटेड। तो 2 तरीके हो, कन्वेंशनल
और ऑटोमेटेड, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, यहाँ मैंने क्या बोला गाइस, कन्वेंशनल सॉलिड मीडिया, कन्वेंशनल सॉलिड मीडिया, तो वहाँ पर आता है आपका बहुत फेमस लॉयस्टीन जेनसन मीडिया, यानी कि एलजे मीडिया, एलजे मीडिया, एलजे मीडिया। क्या कंपोजिशन है इस एलजे मीडिया की, मेलासाइट ग्रीन है, एस्पराजिन है, मिनरल सॉल्ट सॉल्यूशन है और एग है। और जहाँ पर एग है ना वो आपका क्या है, सॉलिडिफाइंग एजेंट। मतलब अब मैंने आपको बताया था कोई भी अगर आपका कोई भी चीज़ आपकी कल्चर सॉलिड होती है तो उसमें अगार मिला होता है, बिकॉज अगार इज अ सॉलिडिफाइंग एजेंट। बट यहाँ पे अगार नहीं है, यहाँ पे एग है, ठीक है। तो ये आपका सॉलिडिफाइंग एजेंट है। तो ये आपके जो ये चीज़ हैं, ये आप इन्हें ग्रो कराइए, टाइम दीजिए 6 से 8 हफ्ता, इतना ज़्यादा टाइम। हाँ ये गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड है, हाँ ये बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल सही रिजल्ट आएगा, माना मैंने बिल्कुल, लेकिन टाइम इतना लग रहा है इसलिए हम इसको यूज़ नहीं करते हैं। एक पेशेंट को हम क्लिनिकली चेस्ट एक्सरे लगाएंगे, उस सीबी नेट वगैरह पीसीआर वगैरह दे देंगे, उससे हम डायग्नोस करके बना देंगे रिपोर्ट। हम ये सब नहीं कल्चर लगाएंगे, कल्चर में बहुत टाइम लग रहा है। यस दे आर गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड्स, ये बहुत अच्छे मेथड्स हैं, बट इनको हम यूज़ नहीं करते, ठीक है। इस तरीके से नहीं कर सकते, टाइम बहुत लग रहा है। क्यों? क्योंकि इनका जनरेशन टाइम ही ज़्यादा होता है। ओके, अब मैंने क्या बोला, जो आप एलजे मीडिया में देखोगे मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस और मायोबैक्टीरियम बोवाइस। तो ट्यूबरक्लोसिस रफ टफ एंड बफ, आपको बोलना है, ऐसे ही बोलना है, रफ टफ एंड बफ कलर्ड कॉलोनीज। रफ है ना, मतलब स्मूथ इस तरीके से नहीं है, और टफ मतलब बहुत हटाना अलग है उसको उस तरीके से, एंड बफ मतलब एक कलर, एक तरीके से कुछ कौन सा कलर होता है, कुछ ब्राउनिश येलोस है ना, इस टाइप से कलर आपको देखने मिलेगा। और आपको बोवाइस में स्मूथ मॉइस्ट एंड वाइट कॉलोनी मिलेंगी, आप समझ जाइए, मतलब ऐसा कुछ होगा मीडिया। और आप बोलोगे एलजे मीडिया में आपको कैसी कॉलोनी मिलेगी मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की, बताओ, रफ टफ एंड बफ। एक फ्लो है, याद करना पड़ेगा, ठीक है जी। चलो, तो ये तो हो गया हमारा आदि मानव काल से चला आ रहा कन्वेंशनल, ऐसा नहीं है ना, कन्वेंशनल सॉलिड मीडिया, ठीक है। अब हम चलते हैं मॉडर्न ज़माने की तरफ, ऑटोमेटेड लिक्विड कल्चर। एकदम सब कुछ नहीं करना, बस एक ट्यूब लगा देनी मशीन में, हो गया काम। उस पहली मशीन का मतलब मशीन है एक तरीके से ये। तो पहली मशीन क्या है, बैक्टेक्ट MGIT मतलब मायोबैक्टीरियल ग्रोथ इंडिकेटर ट्यूब, मायोबैक्टीरियल ग्रोथ इंडिकेटर ट्यूब। इस ट्यूब को आपने एक मशीन में लगाया, इस मशीन में मान लो लगा दिया और बैठ गए। ये मशीन आपको बता देगी कि हाँ बैक्टीरिया है कि नहीं है, इवन बैक्टीरिया में रेजिस्टेंट है दवाई को लेके कि नहीं है। दवाइयाँ होती हैं टीबी की, रेजिस्टेंट है कि नहीं है, इतना एडवांस है, मतलब रेजिस्टेंट को पता लगा रहा है, और आपका टाइम भी 3 से 4 हफ्ते में देख ले रहा है इस तरीके से, और काम कर दे रहा है। ऐसा क्यों कर पा रहा है, जिसमें समझाता हूँ आपको ये लिखना नहीं है, बस समझिए। एक्चुअली क्या होता है यहाँ पे, इसमें क्या है, एक ऑक्सीजन एक ब्रोथ होगा, है ना, ऑक्सीजन, चल सुन लीजिए, बस आप सुन लीजिए, समझिए। ऑक्सीजन सेंसिटिव एक फ्लोरेसेंट है, ऑक्सीजन सेंसिटिव फ्लोरेसेंट है, ठीक है, एक ब्रोथ में। अब मैंने अपना जो बैक्टीरिया है, जो भी सैंपल है, उसको डाला उस ब्रोथ में, और मैंने क्या करा, अगर वहाँ पे बैक्टीरिया मेरे होंगे तो डिवाइड करेंगे, और मुझे पता है मायोबैक्टीरिया वाले ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं, तो जो वहाँ पे ऑक्सीजन होगी वो इस्तेमाल कर लेंगे वो बैक्टीरिया, क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं, बैक्टीरिया का नंबर बढ़ रहा है, तो जो वहाँ की ऑक्सीजन होगी वो इस्तेमाल कर लेंगे। और जो सब्सटेंस था कौन सा वाला, ऑक्सीजन सेंसिटिव फ्लोरेसेंट, उससे ऑक्सीजन नहीं मिल रही, कम हो रही है, तो वो फ्लोरेसेंस शो करेगा। सिंपल सी बात है, अगर मैं शुद्ध शब्दों में बताऊं, बैक्टीरिया ग्रोथ कर रहा है तो वहाँ पे ऑक्सीजन कम हो जाएगी, जिससे कि ऑक्सीजन सेंसिटिव फ्लोरेसेंट आपका फ्लोरेसेंस प्रोवाइड करेगा, और वो हम डिटेक्ट कर लेंगे, वो मशीन में दिखा देगी, लाइट जल रही, हाँ यहाँ पे ऑक्सीजन कम हो, ऑक्सीजन क्यों कम होती है, बिकॉज बैक्टीरिया ऑब्लिगेट एरोब है ना। चलो, पसीना इतना है कि शायद मैं उतना एफर्ट नहीं डाल पा रहा हूँ, पंखा गर्मी बहुत ज़्यादा है। अब हो गया ये, अब मैंने कल्चर करा, कल्चर आइडेंटिफाई करने के लिए मैं वापस से एसिड फास्ट स्टेनिंग कर सकता हूँ, या फिर MPT64 एंटीजन, जो कि हमारे मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस वाले बैक्टीरिया होते हैं, टीबी वाले, उनमें होता है, और जो नॉन ट्यूबरक्लोसिस मायोबैक्टीरिया होते हैं, मतलब नॉन टीबी वाले बैक्टीरिया होते हैं, नॉन ट्यूबरक्लोसिस मायोबैक्टीरिया होते हैं, उनमें नहीं होता है वाला एंटीजन। कौन सा वाला एंटीजन,
MPT64 एंटीजन। मैंने क्या बोला, ट्यूबरकुलोसिस करने वाले बैक्टीरिया में ये जीन होता, ये एंटीजन होता है, और जो नॉन ट्यूबरकुलोसिस मायोबैक्टीरियम होते हैं उनमें नहीं होता है, बिकॉज सबके सब एसिड फास्ट तो देंगे, बट कुछ ये पॉजिटिव देंगे, कुछ ये नेगेटिव देंगे। पॉजिटिव कौन देगा, ये एंटीजन जो टीबी करते हैं, और जो टीबी नहीं कर रहे मायोबैक्टीरियम वो नेगेटिव देंगे। बाकी मेरे पास तो एक ब्रह्मास्त्र है ही, ऑटोमेटेड सिस्टम माल्डिटॉफ, ये लगा देंगे। अब लास्ट आते हैं मॉलिक्यूलर मेथड, यूज़ करा जाता है ये। क्यों? क्योंकि ये बहुत कम टाइम लेगा, सेंसिटिव होगा, तुरंत जीन को पता लगा लेगा और साथ ही रेजिस्टेंट पता लगा लेगा कि कोई रेजिस्टेंट है कि नहीं। मतलब समझते हो, रेजिस्टेंट मतलब दवाई असर करेगी कि नहीं करेगी। बहुत शुद्ध भाषा में बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मैं PCR लगा दूंगा। PCR मशीन में क्या जीन टारगेट करूँगा, ये कुछ जीन है, इनको मैं टारगेट कर लूँगा। समझ में आ रहा है क्या? चलो, जो अब मैं बोलता हूँ ये यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा, ऑटोमेटेड रियल टाइम PCR, कि एक ही टाइम पे PCR चल रही है और रिजल्ट भी आ रहा है। तो दो बहुत फेमस है इसके अंदर। एक होती है जीन एक्सपर्ट, जिसे हम CBNet, कैट्रिज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड, है ना, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, है ना, एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, हाँ, न्यूक्लिक एसिड, नॉट NAA होता है, वही सोचूं यार, NAA आएगा। एक सेकेंड, एक मिनट, AA, न्यूक्लिक एसिड एमल्सिफिकेशन टेस्ट, है ना, मतलब एम्प्लीफिकेशन, एमल्सिफिकेशन क्या बोल रहा हूँ, एम्प्लीफिकेशन मतलब कि नंबर बढ़ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका डिटेक्ट कर लेगा जल्दी से, रेजिस्टेंट बता देगा। CBNet बहुत फेमस है, जीन एक्सपर्ट, है ना। बट इसके लिए क्या है ना, आपको रेगुलरली मतलब एक अच्छा कोल्ड इन्वायरमेंट AC लगानी पड़ेगी इस मशीन के आसपास, साथ ही साथ रेगुलर आपको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी पड़ेगी, बिजली सप्लाई करनी पड़ेगी। तो यार हमारे इंडिया में क्या बना, एक चिप बेस्ड नेट बनाया। चिप नेट समझिए, नेट का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या है, न्यूक्लिक एसिड क्या बोल रहा हूँ मैं, एम्प्लीफिकेशन बढ़ाना, एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, है ना। तो ये क्या करा, ये चिप बेस्ड है, मतलब यहाँ पे सप्लाई की ज़रूरत नहीं है, वो इलेक्ट्रिकल सप्लाई नहीं है। तो हमारा जो PSC वगैरह होते हैं, गांव देहात होते हैं यार, तो ये थोड़ा ना हर जगह लाइट इतनी अवेलेबल है, तो वहाँ पे हम TrueNAT चिप बेस्ड नेट लगा देते हैं, इंडिया में बना हुआ है, ठीक है जी। तो ये आपको नाम CBNet नहीं भूलना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला कल्चर इट गोल्ड स्टैंडर्ड बट नॉट यूज, है ना। चलो अब आते हैं एल्गोरिथम फॉर डायग्नोसिस ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, समझना, मजा आ जाएगा। चलो, मैंने बोला आपसे कि मेरे पास एक TB का पेशेंट है, मतलब उसमें कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं वो वाले, जैसे चेस्ट पेन हो रहा है, बुखार अर्ली मतलब इवनिंग राइज इन टेम्परेचर आ रहा है, खून, हल्का सा खून आ रहा है, स्पूटम, खांसी 2 हफ्ते से ज़्यादा चल रही है, मतलब इस तरीके से कुछ चीज़ें चल रही हैं, उसकी सिम्टम्स आ रहे हैं। तो मैंने उससे बोला कि भैया तुम एक स्मेयर अपना टेस्ट, मतलब स्मेयर बनवा लो, मतलब जो भी आपका स्मेयर टेस्ट कर लो, मतलब जो स्टेनिंग वगैरह होगी, और जो आप अपना चेस्ट एक्सरे करा लो, ठीक है। तो उसने वो करा लिए। अब यहाँ पे 3 केस बन सकते हैं। यहाँ पे क्या क्या कि जो आपका स्मेयर पॉजिटिव आ गई, अगर स्मेयर ने बता दिया कि बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो मैं एक्सरे देखूंगा भी नहीं, मुझे बोले रिपोर्ट रख लो, घर ले जाओ इसको। अगर स्मेयर पॉजिटिव आ गई तो चलो, कहाँ चलो, यू आर डायग्नोज विद माइक्रोबायोलॉजिकल कन्फर्म TB, योर ट्रीटमेंट स्टार्ट। माइक्रोबायोलॉजिकली मतलब वेक्टर दिख गया है और आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया है, ठीक है। क्यों? स्मेयर आपकी पॉजिटिव आ गई। चेस्ट एक्सरे आए ना आए उससे फ़र्क अब नहीं पड़ता। सेकंड, स्मेयर नेगेटिव है बट चेस्ट एक्सरे कुछ गड़बड़ दिखा रहा है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा CBNet की तरफ। चेस्ट एक्सरे आपका गड़बड़ है यहाँ पे, लेकिन स्मेयर नेगेटिव है यार, तो मुझे डाउट है अभी, आई एम नॉट श्योर, तो मैं CBNet की तरफ जाऊँगा। दूसरी तरफ कि यार चेस्ट एक्सरे भी नॉर्मल है, स्मेयर में भी कुछ नहीं है, बट जो डॉक्टर है ना वो बोल रहा है नहीं भैया नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, अभी भी वो सिम्टम्स क्यों आ रहे हैं, लेट्स इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं, इसको भी CBNet के लिए डाल देते हैं, ये सिम्टम्स क्यों आ रहे हैं। हाँ, ये सब नहीं आया उस पेशेंट में, मान लिया, लेट्स डायग्नोस, तो CBNet में आ गए, तो CBNet में आ गए। साथ ही साथ ये वाले केस भी मतलब कि जो HIV पेशेंट होंगे, HIV एड वाले पेशेंट उनमें है, या फिर बच्चों में TB है, या फिर एक्स्ट्रा पल्मोनरी TB है, या फिर आपका ड्रग रेजिस्टेंट TB है, ये सारे TB को हम CBNet में डायरेक्टली डालेंगे। नोट एक्सरे, कोई एक्सरे वगैरह नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज टाइम लगेगा। बच्चों में TB है और ड्रग रेजिस्टेंट TB है, इनको जल्दी
ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है, जल्दी सी बी नेट ही दे देंगे। तो सी बी नेट आ गया, समझ में आ रहा है कि यहाँ तक कहानी पूरी रिवाइज कराऊंगा थोड़ी देर में। सी बी नेट आया तो उसने पहले बोला कि हाँ मायोबैक्टीरियम टीबी ट्यूबरक्लोसिस है, MTB वाला बैक्टीरिया है। अब है तो चलो मुझे बताओ रेजिस्टेंट, मैंने बताया था आप लोगों को कि ये रेजिस्टेंट बताता है ना रिफार्मसिन का। तो यहाँ पे क्या है, ये रिफार्मसिन सेंसिटिव हो सकते हैं, रिफार्मसिन रेजिस्टेंट हो सकते हैं। अगर वो सेंसिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल ट्रीटमेंट लगाओ, जो भी आपका होता है ना वो लगाओ, सही हो जाओगे। अगर रेजिस्टेंट है तो ट्रीटमेंट चेंज होगा भैया, आप देखना पड़ेगा हम लोगों को, सेकंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट और जो भी कुछ होगा है ना, डॉट स्टार होता है, ठीक है, वो देखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो कि मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नहीं है, सीबी नेट है ना, या फिर अवेलेबल नहीं है वहाँ पे। तो अब क्या करें, मतलब मैंने क्या बोला आप लोगों से, ये देखो मैंने सीबी नेट करा, सीबी नेट है, 2 केस बन सकते हैं, या तो टीबी वाला बैक्टीरिया है या तो नहीं है। अगर नहीं है तो यहाँ पे अब आएगा डॉक्टर के ऊपर, डॉक्टर क्या बोलना चाहता है। डॉक्टर बोलेगा कि चलो दूसरा कुछ डायग्नोस करते हैं, छोड़ो टीबी नहीं है तुम्हें, डायग्नोस चेंज, अल्टरनेट डायग्नोस। या फिर डॉक्टर बोलेगा नहीं यार शायद आप में टीबी है बट इतना कम डोज है कि ये भी डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, आप ना दवाई लेना शुरू कर दीजिए, बट यू आर नॉट माइक्रोबायोलॉजिकली डायग्नोस्ड, यू आर क्लिनिकली डायग्नोस्ड। माइक्रोबायोलॉजी डायग्नोस कब होगे, जब आपको बैक्टीरिया दिख जाएगा, मिल जाएगा, कोई टेस्ट बोल देगा। बट यहाँ कोई टेस्ट तो बोल ही नहीं रहा कभी भी, एक्सरे भी नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल आके यहाँ पे आप खड़े मिले, तो यू आर नॉट अ माइक्रोबायोलॉजिकली डायग्नोज बट यू क्लिनिकली आप डायग्नोज हो गए, ट्रीटमेंट चलेगा फिर आपका, ठीक है जी, डॉक्टर के अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, है ना। तो ये बात थी पूरी की पूरी, पूरा समझा दिया मैंने आप लोगों को। बताया मैं, समझ में आया नहीं आया, नहीं आया वो कुछ भी पता नहीं चलता रिकॉर्डेड में यार, मज़ा नहीं आता। इसी जगह मेरे से बहुत सारे बच्चे एकदम पढ़ रहे हो, मैं बनाऊँ लेक्चर और डाल दूँ और आप लोग बताओ, मज़ा आने लगे मेरे को, बट होता नहीं है भाई। चलो आ जाओ, अब मैंने क्या बोला, पेशेंट आया, उससे मैंने बोला स्मेयर और चेस्ट एक्सरे कराओ। तो पहला केस है ना, ये दोनों चीज़ें कराई उसने। तो पहला केस बना कि स्मेयर पॉजिटिव आ गई। अगर स्मेयर पॉजिटिव आ गई मैं देखूंगा भी नहीं, मैं उसको बोलूँगा चलो माइक्रोबायोलॉजिकली तुम्हारा टीबी है, तुम जाके दवाई खाना शुरू करो। सेकंड केस, स्मेयर नेगेटिव है बट चेस्ट एक्सरे पॉजिटिव है, या फिर दोनों ही नेगेटिव है, दोनों ही मान लिया नेगेटिव है, लेकिन क्लिनिकली मुझे लग रहा है, डॉक्टर को लग रहा है, क्लिनिकली मुझे लग रहा है ना। तो दोनों केसेस में मैं कहाँ भेजूंगा, सीबी नेट में भेजूंगा, सीबी नेट में भेजा मैंने मशीन में, ठीक है। या फिर एक्स्ट्रा परमिट ट्यूबरक्लोसिस है, बच्चों में है, या फिर आपका ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है ना, या फिर है ना, और ऐसे कुछ चीज़ें, तो ये मैं डायरेक्टली कहाँ भेज दूंगा, सीबी नेट में। तो सीबी नेट आ गया, सीबी नेट बताएगा प्रेजेंस और एब्सेंस। तो यहाँ पे 2 केस बन सकते हैं, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया है प्रेजेंट और नहीं है, MTB नहीं है। अगर है तो सीबी नेट मैंने बोला बताने का क्या कहता है, रेजिस्टेंट भी बताता है। तो रेजिस्टेंस रिफार्मसिन से है, रिफार्मसिन सेंसिटिव है, मतलब कोई रेजिस्टेंस नहीं है यहाँ पे, तो ये वापस से ये वाला ट्रीटमेंट चलने लगेगा। अगर मैंने क्या बोला, रिफार्मसिन रेजिस्टेंट है, तो फिर क्या होगा आपका, ये रेजिस्टेंस है तो ट्रीटमेंट चलेगा लेकिन एक अलग तरीके से चलेगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे मान लिए यहाँ पे सीबी नेट नेगेटिव आ रहा है, कोई बैक्टीरिया नहीं है, डॉक्टर पे 2 ऑप्शन आते हैं कि या तो बोल दो उससे अल्टरनेट डायग्नोस करते हैं, तुम्हारा कुछ और होगा, तुम्हें टीबी नहीं है कुछ और होगा, डायग्नोस कर दो। या फिर बोलो भैया तुम्हारे सिम्टम्स पूरे मैच कर रहे हैं बट यू आर नॉट माइक्रोबायोलॉजिकल डायग्नोज, यू आर क्लिनिकली आप हो, तो ट्रीटमेंट चलेगा बट नॉट अ माइक्रोबायोलॉजिकली बट अ क्लिनिकल डायग्नोस, है ना। चलो ये सब कुछ था। आधे घंटे की वीडियो है यार, थोड़ा बड़ा वीडियो होता है यार, क्या कर सकते हैं यार, है ना। अभी क्या पढ़ाना है इसके बाद, ये क्या है, प्रोड्यूसर्स, ठीक है पढ़ा देंगे, हो जाएगा। तो दैट्स इट। तो यार वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, लिख के ले लो, आएगा, ऐसे ही लिख के आना, पूरे नंबर मिलेंगे। दैट्स इट, थैंक यू गाइज, बाय।